हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, उन्होंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर आपने जिस तरीके से एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि का आपने क्रैश कोर्स तैयार किया है, इसी हिसाब से आप टैली का भी क्रैश कोर्स बना दीजिए और अपलोड कर दीजिए, ताकि हम लोग एक ही वीडियो देख के टैली की सारी एंट्रियां एक साथ सीख सकें। हालांकि अगर देखा जाए तो मैंने टैली के ऊपर पहले से ही वीडियोज अपलोड कर रखी हैं, लेकिन वो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें आपकी परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट अलग अलग वीडियोज हैं। लेकिन जो मैं ये टैली का क्रैश कोर्स बना रहा हूँ, इसमें आपको बहुत सारी एंट्रीज एक साथ देखने को मिलेंगी। और जो ये टैली है, टैली किस काम आता है पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम किसी भी कंपनी या अपने वर्क से रिलेटेड अकाउंट को मेंटेन करने वाली एंट्रीज को करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारी कंपनी क्या परचेज कर रही है, क्या सेल कर रही है, कितना पेमेंट आया, कितना रिसीव हुआ पेमेंट, और या तो मान लीजिए कितनी सैलरी गई, कितना आपने किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाया, ये सारी चीज़ें टैली में एंट्री होती हैं। और टैली काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी एंट्रीज आती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं टैली का क्रैश कोर्स में एक ही वीडियो में सारी एंट्रीज को आपको बताऊंगा तो जाहिर सी बात है वीडियो काफ़ी लार्ज हो जाएगी और आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। फिर आप ये कहेंगे कि सर आपकी वीडियो काफ़ी बड़ी है और हमें देखने में दिक्कत हो रही है, काफ़ी लार्ज है, पूरे फिल्म की तरह 2 घंटे की चल रही है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि टैली को क्यों ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाए। तो जो पहला पार्ट होगा, इसमें मैं टैली इंस्टॉलेशन से लेके कुछ एंट्रीज बताऊंगा। सेकंड जो होगा, उसमें जो एंट्रीज पहले पार्ट में रह जाएंगी उस एंट्रीज को मैं कंप्लीट करूंगा। और जो थर्ड पार्ट होगा, इसमें हम टैली के एक्सरसाइजेस पे वर्क करेंगे। जैसे टैली में जो बिल्स आते हैं, उन बिल की एंट्री कैसे हम करेंगे, उन बिल्स की एंट्री कैसे होगी, वो सारी टैली में मैं आपको करके बताऊंगा। अच्छा, मैंने जो टैली का जो सेटअप है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है और इसे मैं इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद मैं आपको टैली पे वर्क बताऊँगा। जिन्हें भी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, हालांकि ये ट्रायल वर्जन है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको नेट पे नहीं मिल पा रहा है, आप आसानी से नहीं खोज पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस टैली के डाउनलोड करने का लिंक डाल दूंगा, ट्रायल वर्जन का भी। और मैं जब फुल वर्जन का इंस्टॉलेशन बताऊंगा तो फुल वर्जन का भी मैं इसमें भी मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और उस वीडियो में तो मैं डालूंगा ही। तो आज मैं ट्रायल वर्जन पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे अभी फुल वर्जन वाला सेटअप है वो क्रैश हो गया है फिलहाल। और जब मैं फुल वर्जन जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे मिल जाएगा या मैं डाउनलोड कर लूँगा नेट से, तो फिर मैं आपको उसका भी इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। हालांकि एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको परेशानी दोनों ही मतलब टाइप में ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ पे डेट की बात आती है, आपको डेट अगर चेंजेस करने होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टैली सेटअप पे एंटर करते हैं। यहाँ पे टैली का सेटअप आ गया है, यस नो इंस्टॉलेशन करना है या नहीं करना, तो हमने यस कर दिया। उसके बाद इसका एक पॉपअप खुलेगा, या कह लीजिए टैली का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा सेटअप का। ये बहुत टाइम ले रहा है भाई, आ गया। अब इसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आप बोर ना होइएगा। और मैं किसी भी चीज़ को पॉज करके नहीं चलाता हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें मिलें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोज़ में पॉज कर लेते हैं इंस्टॉलेशन में भी, तो आपको पता चलता है कि 0 से सीधा 100% हो गया, और आप जब इंस्टॉल करते हैं तो आपको दिक्कतें या परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं कुछ भी पॉज नहीं करूँगा, डायरेक्टली चलेगी, जैसे मैं कंप्यूटर में यहाँ पर चला रहा हूँ वैसे ही आपको दिखाई देगा। अच्छा जी, अब देखिए कितना टाइम लेता है ये टैली मेरे पीसी पर। भाई काफ़ी टाइम ले रहा है। अब आप कहेंगे सर वीडियो बना रहे हैं लार्ज, क्या करें, सीखना है तो इतना तो झेलना पड़ेगा। 70% हो चुका है। एट्टी परसेंट
ये हो गया 90% और अब आ रहा हमारा 100% होने वाला है। ये हो गया 100% और ये हो गया डन। डन करने के बाद देखिए टैली इंस्टॉलेशन हो गई। टैली इंस्टॉलेशन के बाद ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आ गया अलाउ एक्सेस। उसके बाद मैंने यहाँ से फुल स्क्रीन करा टैली। मैंने जैसे ही इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिक मेरे पीसी में ऑन हो गया है। और यहाँ पे एक्टिवेट योर लाइसेंस, अगर ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब टैली आपका ट्रायल वर्जन है, अन्यथा आपका फुल वर्जन है। मैं वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाता हूँ और ये हो गया हमारा टैली एक्टिव। टैली एक्टिव होने के बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्वाइट। तो क्रिएट कंपनी पे हम जाएंगे और अपनी कंपनी हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे सपोज दैट लिख दिया एस कुमार कंपनी, और सॉरी कैपिटलाइज में हो गया कंपनी। उसके बाद एंटर। यहाँ पे मेलिंग नेम में सेम रखते हैं। एड्रेस में हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया सपोज दैट नियर फोर्टिस हॉस्पिटल सेक्टर 65 नोएडा NCR। उसके बाद मैंने इसे एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे फिर एंटर। अब यहाँ पे हमारी कंट्रीज के नेम आ गए। जिस कंट्री में हम हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन यूपी कर लिया हमने सपोज डैट। और यहाँ पे पिन कोड है तो मैंने डाल दिया 201001 सपोज डैट। और यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे फैक्स नंबर। तो मैं अल्टरनेट ऐसे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं, सॉरी ये फ़ोन नंबर था तो यहाँ का है 0120 सपोज डैट। और यहाँ पे डाल दिया 32060007 सपोज डैट। और यहाँ पे हमने डाल दिया मोबाइल नंबर सपोज डैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद यहाँ पे फैक्स नंबर है, फैक्स नंबर मुझे नहीं मालूम। और ईमेल आईडी तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना ईमेल आईडी जो सही वाला है, राइट वाला है, ABHI अभी ऑफिशियल 90@gmail.com। ये मेरा रियल आईडी है, आप इसमें मेल कर सकते हैं चाहें तो। वेबसाइट भी हम डाल सकते हैं सपोज www.skumar.com। ये मैंने सपोज डेट डाला है। उसके बाद यहाँ पे फिनेंशियल ईयर आता है। फाइनेंशियल ईयर कह लीजिए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। जो कॉमर्स के साइड के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होता है कि जो हमारी कंपनी का या फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंट का, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल तो हम फिक्स रखते हैं और यहाँ पे हम ईयर डाल देते हैं। तो इस समय 2018 ही डालते हैं हम, क्योंकि 2019 का भी अप्रैल नहीं आया है। और एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे टैली वैलिड पासवर्ड है, इसे आप याद रखिएगा, इसे मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ये सिक्योरिटी कंट्रोल है, इस सिक्योरिटी कंट्रोल भी मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। करेंसी की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है, सॉरी। अब बेस करेंसी इंफॉर्मेशन है, मतलब इंडिया में रे का जो सिंबल है वो चलता है। तो यहाँ पे ये मतलब दिखा रहा है आपको। और फॉर्मल नेम में हम INR यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे डॉलर की कीमत अमाउंट कोई इंडियन करेंसी में चेक करना है तो मैं USD टू INR डालकर मैं गूगल पे सर्च कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये भारत की करेंसी को डिफाइन करता है INR। और उसके हिसाब से यहाँ पे आ रहा है सिंबल। अमाउंट के लिए कोई सिंबल देना चाहते हैं आप, नहीं। स्पेस का बटन दबाया जाए तो अमाउंट या सिंबल आना चाहिए, यस। और यहाँ पे कह रहा है क्या अमाउंट को आपको मिलियंस में शो कराना है। मिलियंस में अगर शो कराना है यानी 10 लाख से ऊपर तो आप इसे यस कर सकते हैं, अन्यथा रहने दीजिए, नहीं, नो कर दीजिए। और यहाँ पे आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2, यानी कि डेसिमल प्लेस का जो नंबर है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, मतलब 20। अब मैं इसका फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ फिलहाल। जैसे यहाँ पे मैंने नोट पैड ओपन करा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे नोट पैड, और इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा 200 रुपये, इसे मैं एरियल और इसे कर लेते हैं रेगुलर, और उसके बाद इसे 48।
ये देखिए मैंने 200 रुपये लिखा है, यहाँ पे लिखा 200 रुपये 55 पैसे, यहाँ लिखा 200 रुपये 99 पैसे, यहाँ लिखा 201 रुपये 155 पैसे, सॉरी, और यहाँ पे लिख दिया हमने 200 रुपये सपोज डैट 555 पैसे। अब देखिए यहाँ पे कौन सी अमाउंट हमने गलत लिखा है। अगर देखा जाए तो ये तीनों ठीक है, ये दोनों गलत हैं। इसकी जगह हम लिखते हैं सपोज डैट यहाँ पे जो गलत है इसकी जगह हम अगर ठीक करते तो हम क्या लिखते, 202 रुपये 55 पैसे, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपये हो जाता है यहाँ। इसी तरीके से यहाँ पे जो सही लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा 205 रुपये 55 पैसे, यानी कि यहाँ पे जो 500 पैसे का 5 रुपये बन जाएगा तो इस वाली श्रेणी में आ जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो हम मैक्सिमम लिख सकते हैं वो 99 पैसे तक लिख सकते हैं, और जो कम से कम हम 00 यूज करते हैं, यानी कि आप 00 से लेकर 99 पैसे तक आप लिख सकते हैं। 00 फिर 00 की जगह 01, 02, 03 ऐसी 99 पैसे। 100 पैसे का 1 रुपये आ जाता है तो रुपए की कैटेगरी में चला जाता है। तो डेसिमल के बाद का जो प्लेस है वो 2 होना चाहिए। अगर 3 होता तो 999 पैसे तक लिख सकते थे हम, और लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए 00 लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि डेसिमल प्लेस आपका 2 है, और यहाँ पे है वर्ड रिप्रेजेंटिंग आफ्टर डेसिमल, अमाउंट आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पे पैसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, यानी कि 2। मतलब अगर मान लीजिए आपका जो अमाउंट है वो हो या ना हो तो 00 प्रिंट होगा, या तो 2 मतलब 2 नंबर्स आपके या तो मैक्सिमम प्रिंट होंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, और यहाँ पे करंट डेट आएगा। यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक देखिए कंपनी का जो टाइमिंग है वो यहाँ तक चलेगा। इतने दिन तक आप यूज कर सकते हैं, फिर आपको कंपनी दोबारा रिक्रिएट करनी पड़ेगी, या आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप उसे ये मान लीजिए कंपनी को दोबारा आपको वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे नो वाउचर सेंटर्ड का मतलब है कि आपने एक भी वाउचर यानी कि बिल की एंट्री नहीं करी है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, और हम है गेटवे ऑफ टैली पे। लेकिन हमें अगर कंपनी के डेटा में चेंज करना हो तो हमें क्या करना होगा, तो हमें बटन जो प्रेस करना होगा वो हमें प्रेस करना होगा Alt+F3। तो अगर हम Alt+F3 का बटन प्रेस करते हैं तो हम कंपनी इन्फॉर्मेशन पे चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू कंपनी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। तो इसका यूज है कि कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आपको जाना हो तो। अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे दबाना है Alt+F3, तो आप देखिए कंपनी इन्फो पे आ जाएंगे। अब सेलेक्ट कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट है। अगर आपको कंपनी बंद करनी है तो सर्ट कंपनी पे जाके आपको एंटर दबाना होगा, तो कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। अगर आप सेलेक्ट कंपनी पे जाते हैं तो आप अपनी ओल्ड जो कंपनी है उसे आप ऐसे एंटर करके ओपन कर सकते हैं। सपोज दैट आपने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है और आप कंपनी में काम करते हैं और उसके बाद आप उसे शट डाउन करके चले जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आके अगर सेलेक्ट करता है कंपनी को और ओपन करके उसमें गलत एंट्री कर देता है या अमाउंट में कुछ छेड़खानी कर देता है तो आपका जो अकाउंट है वो पूरा हिल जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपके जो कंपनी का डेटा है वो सेफ रहे, तो आप कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हैं, जिसका ऑप्शन है चेन टैली वैल्यूड, जो अभी आया था कंपनी क्रिएट करते समय। मैंने कहा था आपको, मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे ये बाहर भी ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी कंपनी में बाद में भी पासवर्ड लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक अलग चीज़ ये है कि अगर आप वहीं पे कंपनी में पासवर्ड लगाते हैं तो आपकी सिंगल कंपनी क्रिएट होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं तो आपकी 2 कंपनी बन जाएंगी, एक तो विदाउट पासवर्ड और एक पासवर्ड के साथ। तो मैं चेन टैली वैल्यूड पे जब एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आता है न्यू पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन। पासवर्ड कभी दिखाई नहीं देगा, जब मैं यहाँ पे डालूंगा तो स्टार के टाइप में प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने डाला 1 2 3 4 5, देखिए आ गया। अब नीचे भी ऐसे आएगा 1 2 3 4 5। उसके बाद जब मैं एंटर करूंगा तो मेरी कंपनी के क्रिएटेड न्यू कंपनी और यहाँ पे लिखा हुआ 10001, यानी कि हमारी एक नई कंपनी क्रिएट हो चुकी है। मैं सर्च करूंगा तो यहाँ से कंपनी बंद हो जाएगी। जब मैं सेलेक्ट पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे 2 कंपनी मिलेगी हमें। ये वाली हमारी जो ओल्ड कंपनी है जिसे मैं एंटर करके डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ सर्ट, और ये वाली जो हमारी कंपनी है सिलेक्ट में पहली वाली, ये वो कंपनी है
जिसमें हमने पासवर्ड लगाया था। अगर मैं इसे एंटर करता हूं तो हमें पासवर्ड डालना होगा। गलत पासवर्ड अगर आप डालते हैं तो ये कंपनी कभी भी ओपन नहीं होगी। मैं कितने बार भी कोशिश कर लूं, पासवर्ड डाल के मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं लेकिन कंपनी ओपन नहीं हो रही है। लेकिन जब मैं सही पासवर्ड डालूंगा 1 2 3 4 5 तो एंटर करते ही कंपनी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कंपनी पे बाद में भी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं चाहे तो। अच्छा, दूसरी चीज़ है, सट कंपनी से कंपनी बंद हो जाती है। मान लीजिए मैं अपनी जो कंपनी है वो मैंने कंपनी ओपन करा था नोएडा में। जब मैं कंपनी क्रिएट करा था तो मैंने नोएडा का मतलब जो एड्रेस है वो डाला था। लेकिन मान लीजिए मेरी कंपनी यहाँ पर सही नहीं चली, रन नहीं कर पाई, तो मैं अपनी कंपनी को यहाँ से शिफ्ट करके और कहीं ले जाना चाहता हूँ। सपोज दैट मैं अपनी कंपनी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ गाजियाबाद में, नोएडा के पास में। तो मान लीजिए मैं अपने कंपनी को गाजियाबाद में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अल्टर में जाऊँगा और उसकी डिटेल में बाद में भी चेंजेस कर सकता हूँ। अल्टर का जहाँ जहाँ ऑप्शन आएगा वहाँ पे उससे रिलेटेड आप डिटेल में चेंजेस कर सकते हैं। लेजर के नीचे अल्टर होगा तो लेजर में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉक ग्रुप में अल्टर है तो स्टॉक ग्रुप में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपनी इन्फॉर्मेशन में अल्टर है, मतलब कंपनी की इन्फॉर्मेशन में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने अल्टर पे एंटर करा, फिर दोबारा एंटर प्रेस करा और यहाँ पे मैं डिटेल में चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सपोज डेट गाजियाबाद में, मैंने यहाँ पे डाल दिया सेक्टर 12 प्रताप विहार गाजियाबाद यूपी। और उसके बाद मैंने यहाँ का कोड डाल देता हूँ ऐसे 201009 सॉरी, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। और ये हमारी कंपनी का डेटा मैं दोबारा एंटर करके इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जब आप कंपनी को कभी भी आप अल्टर में जाके ओपन भी करके देखते हैं तो आपको डेटा वही मिलेगा। तो अल्टर में जो भी चीज़ अगर आपने चेंज करके सेव कर दिया तो वो चीज़ वही चीज़ फिक्स हो जाएगी, बाद में सेव हो जाता है अगर आप एंटर करके बाहर आ जाते हैं एग्जिट। अच्छा, क्वेट पे मैं क्लिक करता हूँ, बैक जाता हूँ। अब यहाँ पे आता है गेटवे ऑफ टैली। अब हम इसमें अगर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो जो ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप, क्वाइट, बहुत 3-4 चीज़ें हमें मिलती हैं। तो क्वाइट तो आप जानते हैं बैक जाने के लिए, बंद करने के लिए या एग्जिट जाने के लिए होता है। बाकी ग्रुप्स का क्या यूज होता है, ग्रुप जो होते हैं वो लेजर के साथ अटैच होते हैं और जो ग्रुप्स होते हैं टैली में वो ऑलरेडी बने होते हैं। अब ग्रुप्स कैसे कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप डिस्प्ले में जाएंगे तो आप किसी चीज़ को चेक कर सकते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है। और अल्टर देखिए यहाँ पे भी अगर आपको कोई ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद उसमें चेंजेस करने हैं या पुराने वाले ग्रुप्स में कुछ अल्टर से चेंजेस करने हैं तो आप अल्टर का यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब होता है देखने के लिए, क्रिएट का मतलब होता है बनाने के लिए और अल्टर का मतलब होता है बनाए हुए डेटा में चेंजेस करने के लिए। तो डिस्प्ले में हम चेक करेंगे। अब ग्रुप्स कैसे होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक ओसी, बैंक ओडी, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, ब्रांड डिवीजन, ऐसे करके बहुत सारे आपको यहाँ पे ग्रुप्स मिलेंगे। आपको सारे ग्रुप्स आपको याद भी होने चाहिए जब आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑलरेडी मेड होते हैं, आपको बाई चांस ही क्रिएट करना पड़ सकता है। बाकी हम इसे करते हैं स्किप से बैक। अब उसके बाद लेजर्स की बात की जाए तो लेजर्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि कितने लेजर्स बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अगर लेजर्स की बात की जाए तो 2 लेजर्स बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं। एक होता है कैश अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए, तो बाकी आपको लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब जैसे मैं अभी आपको एंट्री करना बताऊंगा तो आपको लेजर्स के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हम इसी में आते हैं वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप्स का मतलब क्या होता है, वाउचर टाइप्स का मतलब होता है कि जितने भी आप बिल में एंट्री करेंगे, जो बिल्स की एंट्री करेंगे वो यहाँ पे वाउचर्स के नाम से हैं। जो बिल है वही वाउचर है एक तरह से, और हर चीज़ का वाउचर अलग अलग है। जैसे परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे लेजर्स तो और वो सॉरी वाउचर्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्हीं वाउचर्स में मैं आपको एंट्री कर करके दिखाऊंगा। तो अब हम चालू करते हैं एंट्रीज को और आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। अब सपोज दैट मैं कंपनी में जॉब करता हूँ और मुझे वहाँ पे काफ़ी सारी एंट्रियाँ मिली हैं, तो मैं पहली एंट्री आपको करके दिखाता हूँ कॉन्ट्रा की। कॉन्ट्रा की हम एंट्री क्यों करते हैं, कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं हम कभी भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज के लिए। जैसे यदि आपको बैंक से कैश निकालना हो, बैंक में कैश डिपॉजिट करना हो, जमा करना हो, यदि बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो, तो वो सारे हम कॉन्ट्राज में करते हैं, कॉन्ट्रा की एंट्री में। तो मैं सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाऊंगा, लेजर्स पे जाएंगे और उसके बाद क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे 2 बैंकों के नाम, क्योंकि 2 बैंकों से मैं आपस में लेन देन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक पहला बैंक बना दिया PNB और यहाँ पे हम बैंक ही लिख देते हैं
पीएनबी बैंक, अब ये कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन से ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। अब जब आप इसे एंटर प्रेस करेंगे तो बैंक अकाउंट यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, पीएनबी बैंक बैंक अकाउंट में जाता है। अच्छा एक चीज और, मैंने जब जब पहले जो मैंने टैली की वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको लेजर्स एंड ग्रुप्स के नाम बहुत सारे दिखाए थे, और अगर जितने भी मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ ये किसके अंडर में जाएगा, कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में जाएगा, ये आपको अगर नहीं पता है तो आपको लेजर एंड ग्रुप्स के जो मतलब नोट्स हैं वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस लेजर एंड ग्रुप्स का जो मतलब फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सारे लेजर्स एंड ग्रुप्स मिल जाएंगे उसमें। तो ये देखिए मैंने पीएनबी बैंक बैंक अकाउंट में डाल दिया और एंटर 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 करके मैं बाहर आ गया। बाकी सारी चीज़ें आपको कंपनी में फिलअप करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने फिलअप नहीं करा है फिलहाल। तो मैंने पहला बैंक का लेजर बना दिया, दूसरे बैंक का मैं डाल देता हूँ एसबीआई बैंक, सॉरी बैंक, और बैंक अकाउंट में मैं डालता हूँ। उसके बाद बैंक अकाउंट में डालने के बाद यहाँ पे मैं एंटर एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 12,000 मतलब 12,000 रुपये। उसके बाद मैं इसे एंटर कर देता हूँ। इसमें ओपनिंग बैलेंस में मैंने 12,000 रुपये डाले हैं, बाकी दूसरे वाले बैंक में मैंने नहीं डाले हैं। अब एक बैंक में मैंने क्यों डाला, क्योंकि मुझे अमाउंट की जरूरत पड़ेगी हेर फेर करने के लिए। अब मैंने इसे बैंक जो लेजर था उसे मैंने बैक करा और हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है कि जिसमें हम सारे बिल्स की एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर ये वाला ऑप्शन है। तो जब मैं इसमें एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट लिखा हुआ है। आप सोचेंगे कि बैंक की क्या हम पेमेंट में करेंगे, नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट वगैरह वगैरह सभी के वाउचर्स के नाम है। तो आपको अगर कॉन्ट्रा पे जाना है तो आप F4 का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रा का ऑप्शन खुल जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कॉन्ट्रा में एंट्री करनी है तो हम कैसे करेंगे, सॉरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है मेरी आज। अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अकाउंट में आ रहा है, अकाउंट में जो यहाँ पे ऊपर आता है नाम, इसमें हमेशा जो टैली ERP9 के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो प्लस होता है, और जो भी नीचे हम चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो अमाउंट उसमें से माइनस होगा उसमें से। तो ऊपर वाले जो ऊपर वाला ऑप्शन रहेगा उसमें जो चीज़ हम नाम सेलेक्ट करेंगे उसमें प्लस होगा और नीचे वाले ऑप्शन से माइनस होगा। यानी कि मान लीजिए मुझे किसी बैंक से कैश निकालना है, तो मान लीजिए मेरा एक शॉप है, मैं शॉप पे वर्क करता हूँ, मैं शॉप को ही लेके चलता हूँ। सपोज डॉट मेरा एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और मैं टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, डीवीडी प्लेयर ये सब बेचता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल देता हुआ चलूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब मान लीजिए मेरे पास कैश नहीं थे और मुझे कैश की जरूरत पड़ी, तो मैंने ऊपर कर दिया सेलेक्ट कैश, और मैंने कैश में कुछ डाला नहीं इसलिए करंट बैलेंस में है 0, यानी कि मेरे पास कैश एक भी नहीं है। और उस कंडीशन में मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हुए थे एसबीआई बैंक में, तो मैं सोच रहा था चलिए मैं एसबीआई बैंक से पैसे निकाल लूँ। तो मैंने एसबीआई बैंक से पैसे निकाले, एसबीआई बैंक में करंट बैलेंस है 12,000, इसके मतलब मेरे पास एसबीआई बैंक में 12,000 रुपये थे और मुझे एसबीआई बैंक से पैसे निकालने हैं। तो मैंने एसबीआई बैंक से सपोज डेट पैसे निकाल लिए 6,000 रुपये। जब 6,000 रुपये निकालेंगे और एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे देखिए अमाउंट घट जाएगा और 6,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6,000 रुपये। और मैं अगर थोड़ा ज़्यादा निकाल लेता हूँ, चलिए 7,000 रुपये, 7,000 निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए 5,000 बचेगा, 7,000 ऊपर चला जाएगा। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे कह रहा है, पूछ रहा है यदि आप चेक के थ्रू निकाल रहे हैं तो आप जो चेक सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे चेक का नंबर डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए किस तारीख को आपने चेक के थ्रू निकाला। अब यहाँ पे मैंने जब एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5,000 रुपये यहाँ पे बचे और यहाँ पे हो गए 7,000 रुपये, यानी कि मैंने 12,000 रुपये में से 7,000 रुपये निकाल लिए SBI बैंक से। तो मैंने ये कर दिया एंटर। यहाँ पे आप नरेशन यानी कि डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कैश विड्रॉ 7,000 रुपीज़ फ्रॉम SBI बैंक, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। बाकी मैं ये भी लिख सकता हूँ बिंगा जो भी है विड्रॉ कैश इतना 7,000 रुपीज़, कुछ भी नरेशन डिस्क्रिप्शन अपनी याद रखने के लिए एंट्री की कि ये एंट्री मैं इस चीज़ के लिए किया हूँ, तो आप ये भी लिख सकते हो नरेशन। तो मैंने यहाँ पे सपोज डेट मैंने डाल दिया यहाँ पे कैश विड्रॉ, अगर विड्रॉ की स्पेलिंग गलत हो सकती है, आई थिंक यही होनी चाहिए, आई थिंक कैश विड्रॉ 7,000 रुपीज 7,000 फ्रॉम SBI बैंक, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने एंटर कर दिया। ये मैंने 7,000 रुपये विड्रॉ करे हैं
एसबीआई बैंक से। तो ये मैंने ऐसी एंट्री करी, यानी कि मैंने आपको अभी जो एंट्री बताई ये है कैश विड्रॉ की बैंक से। यदि मुझे मान लीजिए बैंक में पैसे जमा करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम ऊपर बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जिस बैंक में हमें पैसे जमा करने हैं, और नीचे कैश सेलेक्ट कर लिया मैंने कि 7,000 रुपये में से मुझे अमाउंट जमा करना है। तो मेरे पास 7,000 रुपये थे, मैंने 7,000 रुपये में से सपोज डेट मैंने 6,000 रुपये जमा कर दिए, तो मेरे पास बचेंगे 1,000 रुपये और बैंक में चले जाएंगे 6,000 रुपये। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये है कैश डिपॉजिट की, मैं कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ पीएनबी बैंक में। तो मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6,000 रुपये ऊपर आ गए, 1,000 रुपये यहाँ पे बचे हुए हैं, यानी कि मैंने 6,000 रुपये जमा कर दिए पीएनबी बैंक में, जो मेरे पास कैश था 7,000 रुपये। अब मैं एंटर करूंगा, सॉरी एंटर, और यहाँ पे एंटर, अब यहाँ पे आ रहा है कैश, अब एंटर। तो यहाँ पे आप देखिए जब बैंक में पैसे जमा करते हो तो आप ऐसा ही एक फॉर्म भरते हैं ना, जिसमें 2,000 के कितने नोट थे, 1,000 के कितने थे, 500 के कितने थे, 100 के, 50 के, 20 के, 10 के कितने कितने थे, तो आप इसमें डेमिनेशन में आप डाल सकते हैं अमाउंट के लिए कि 6,000 रुपये के लिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरे पास 2,000 के 4 नोट थे, यानी कि नहीं ज़्यादा हो जाएगा, मेरे पास 2,000 के मान लीजिए 2 नोट थे, तो 2 4,000 हो गए। उसके बाद मान लीजिए 500 के थे मेरे पास एक, 500 450 हो गए, उसके बाद 100 के थे 5, तो ये देखिए, और उसके बाद 5,000 हो गए, ये हो गए 4 और ये 5 हो गए, और मान लीजिए 1,000 का भी कर लेता हूँ, 1,000 का एक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से 6,000 रुपये मैंने जमा करे। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ये मैंने कैश डिपॉजिट की एंट्री करा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश डिपॉजिट, या डिपॉजिट कैश ऐसे भी लिख सकते थे हम, डिपॉजिट टू पीएनबी बैंक, रुपीज कितना है 6,000। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कैश डिपॉजिट टू पीएनबी बैंक और रुपीज 6,000। तो ये हमने एक नरेशन डाल दिया है। तो इस तरीके से मैंने कैश डिपॉजिट की एंट्री बताया। अब नेक्स्ट है किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में यदि मनी ट्रांसफर करना हो तो अगर मान लीजिए मैंने एनईएफटी या आरटीजीएस करा तो उस समय मैं कैसी एंट्री करूंगा, तो जिस बैंक में पैसे गए हैं जमा किए हमने उस बैंक का नाम हम ऊपर कर देंगे, जिस बैंक से हमने पैसे ट्रांसफर करे हैं उसका नाम हम नीचे कर देंगे। अब आप देखेंगे कि एसबीआई बैंक में 5,000 रुपये हैं और पीएनबी बैंक में 6,000 रुपये हैं। तो मैंने यहाँ से 500 रुपीज़ मैंने जमा कर दिया ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 5,500 और नीचे भी हो जाएगा 5,500 रुपये। तो इस तरीके से हम एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर कर दिया हमने। ये देखिए चेक आता है, अगर चेक से आपने पेमेंट नहीं करी, एनईएफटी करी, तो आप उसे एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक डीडी का ऐसी ऑप्शन आएगा और मैं यहाँ पे नरेशन में लिख सकता हूँ मनी, या तो हम लिख सकते हैं ट्रांसफर मनी, सॉरी हाँ ट्रांसफर मनी, सॉरी ट्रांसफर मनी पीएनबी टू एसबीआई अकाउंट, रुपीज कितना है भाई 500। तो इस तरीके से हम अमाउंट लिख सकते हैं याद रखने के लिए। और ये हमारा हो गया कॉन्ट्रा की 3 एंट्री, और ये 3 ही एंट्री होती है फिलहाल कॉन्ट्रा में। और अब हम चलते हैं बैक। यदि मान लीजिए मुझे कोई सामान नगद परचेज करना है, तो हम अगर नगद परचेज करना है तो हम किस तरीके से एंट्री करेंगे। तो सपोज दैट मैंने आपको अभी बताया था कि मान लीजिए मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और मैं कोई भी सामान परचेज या सेल करता हूं, तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं आपको एंट्री बताता हूँ पहले। मान लीजिए मैंने बीपीएल कंपनी की 5 टीवी और 5 डीवीडी प्लेयर खरीदा नगद। तो नगद खरीदने के समय हम एंट्री कैसे करेंगे कैश परचेज की। तो हमने यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाना है, लेजर्स पे जाना है, क्रिएट पे जाना है। हम लेजर बनाएंगे परचेज का, परचेज अकाउंट, जो आपका परचेज अकाउंट में ही जाएगा। उसके बाद एंटर 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 एंटर, बाकी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी जब आप एंट्री करेंगे। परचेज के बाद हम यहाँ से बैक करते हैं, बैक करते हैं, बैक करते हैं। अब हम आएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे। इस पे जाने के बाद हम एंटर, स्टॉक ग्रुप्स पे जाके एंटर। इसमें हम स्टॉक ग्रुप्स में हम कंपनी का नाम क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज दैट बीपीएल और एंटर 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 एंटर। उसके बाद बैक करेंगे,
उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे स्टॉक ग्रुप्स के बाद यूनिट ऑफ मेजर। ग्रुप्स के बाद आइटम्स आते हैं, लेकिन आपको यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है। इस पे जाके आप एंटर करेंगे, क्रिएट पे जाके आप एंटर करेंगे। यहाँ पे हम डाल दिए PCS और यहाँ पे हमने इसका फुल नेम डाल दिया PIECE, सपोज दैट पीस, और उसके बाद एंटर कर दिया। अब उसके बाद बैक करते हैं, आइटम्स पे जाते हैं, एंटर, क्रिएट पे जाके एंटर। यहाँ पे मैंने डाल दिया टीवी और यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज दैट 21 इंच, एंटर एंटर। यहाँ पे BPL कंपनी की पीस में एंटर एंटर एंटर। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला DVD प्लेयर, उसके बाद एंटर एंटर, यहाँ पे BPL, यहाँ पे पीस, यहाँ पे एंटर एंटर एंटर। अब क्या है कि मान लीजिए मैंने BPL कंपनी की DVD और TV 10-10 पीस खरीदे नकद, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर। अब यहाँ पे परचेज के लिए F9 बटन है, आप F9 की भी दबा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं की इसलिए नहीं दबा रहा क्योंकि आपको फिर दिखाई नहीं देगा, आप सोचेंगे सर ने कौन सा की दबाया, इसलिए मैं वहाँ क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बिल डाल दिया सपोज दैट 745, उसके बाद मैंने एंटर करा। डेट जो आ रही है वो आप डेट चेंज कर सकते हैं अगर आपका फुल वर्जन है तो। यहाँ पे मैंने कैश सिलेक्ट कर लिया, यानी कि मैं नकद खरीद रहा हूँ, कैश। उसके बाद एंटर 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 एंटर, कैश परचेज। उसके बाद यहाँ पे आता है आइटम की बारी, तो हम यहाँ पे DVD प्लेयर डालते हैं। DVD प्लेयर मान लीजिए मैंने 10 DVD प्लेयर खरीदा, 6000 रुपये का एक पीस है, तो इसका मतलब हो गया 60,000 रुपये। अब उसके बाद यहाँ पे हम खरीदते हैं टीवी भी 10 पीस खरीदते हैं और 15,000 रुपये का एक पीस है, यानी कि 1.5 लाख रुपये हो जाएगा टोटल। तो हमने 2,10,000 रुपये का सामान नकद खरीदा, परचेज कैश परचेज किया हमने 2,10,000 का DVD प्लेयर और TV 21 इंच का BPL कंपनी का। तो ये मैं यहाँ पे एंट्री मैंने कर दिया। यहाँ पे आप नरेशन में डाल सकते हो परचेज BPL प्रोडक्ट्स विद कैश रुपीज कितना है भाई 210,000 स्लैश हाइफन, इतने का मैंने सामान परचेज किया नकद BPL कंपनी से। अच्छा, ये मैंने कैश परचेज की एंट्री किया है। अगर मान लीजिए आपको बैंक के थ्रू परचेज करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो मान लीजिए मैंने बैंक के थ्रू कैसे परचेज होता है, मान लीजिए मैंने परचेज किया और मैंने उसे चेक काट के दे दिया, या तो मैंने परचेज किया मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, मैंने परचेज किया मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, तो उस कंडीशन में बैंक का नाम आता है जिस बैंक का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या नेट बैंकिंग है, या चेक है। तो मान लीजिए मैंने SBI बैंक से के थ्रू मैंने परचेज किया, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया पहले तो बिल नंबर 555, उसके बाद एंटर। यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक से आपने मतलब पेमेंट किया है। तो पेमेंट मोड है मान लीजिए SBI बैंक, तो मैंने SBI बैंक सेलेक्ट कर लिया। एंटर, सप्लायर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं, सेल टैक्स नंबर डाल सकते हैं, उसके बाद परचेज अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे स्पेस दबाएंगे। DVD प्लेयर मैंने मान लीजिए 1 पीस खरीदा और TV भी मैंने 1 पीस खरीदा, तो ये मैंने 21,000 रुपये का सामान जो परचेज किया है उसकी पेमेंट मैंने SBI बैंक के थ्रू किया है। अब वो किस कंडीशन में आ सकता है, चाहे चेक हो, चाहे वो आपका एक क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, उस कंडीशन में आपने बैंक के थ्रू परचेज किया है। तो यहाँ पे चेक नंबर भी डाल सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे चेक नंबर, यहाँ पे डेट, और उसके बाद एंटर। नरेशन में हम डाल सकते हैं परचेज बाय SBI बैंक विद रुपीज कितने का भाई 21,000 का, 21,000 स्लैश हाइफन, उसके बाद एंटर। ये हमने बैंक के थ्रू परचेज किया। लेकिन कंडीशन कभी कभी ये भी आती है भाई हम उधार भी खरीदते हैं। जब उधार खरीदते हैं तो हम उसे कहते हैं क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल, उधार बेचना, उधार खरीदना। तो मान लीजिए अगर आपको उधार परचेज करना है, क्रेडिट परचेज करना है, तो हमें उस पार्टी का नाम भी लिखना होगा या उसका हमें लेजर बनाना होगा जिस पार्टी से हम उधार खरीद रहे हैं। तो उस कंडीशन में मान लीजिए सबसे पहले हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने सपोज दैट मैंने यहाँ पे डाल दिया पंकज प्राइवेट लिमिटेड। पंकज प्राइवेट लिमिटेड मैंने इसलिए डाला है
कि इससे आपको ये पता चले P4 परचेज, P4 पंकज। तो मैंने उधार परचेज करा है पंकज प्राइवेट लिमिटेड से BPL कंपनी का सामान। तो मैंने पंकज प्राइवेट लिमिटेड को हम किस ग्रुप में डालेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर जो ग्रुप है इसमें हम डालते हैं उधार परचेज करने वाले का नाम, जिससे हम उधार परचेज कर रहे हैं तो उसका नाम हम डालते हैं सप्लायर का। तो मैंने यहाँ पे सिंडिकेटर सेलेक्ट कर लिया और एंटर 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 एंटर। ये सारा फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा जब आप जॉब करेंगे या मान लीजिए आप खुद का वर्क करते हैं तो सारी डिटेल आप फिलअप करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें भरने में फिर टाइम लगेगा इसलिए मैं भर नहीं रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो रही है। और मैंने ये एंटर एंटर करके फिलअप कर दिया। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ, मैं अकाउंटिंग वाउचर में दोबारा जाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बिल नंबर डालता हूँ 786 सपोज दैट। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे हम पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिससे हम उधार परचेज कर रहे हैं। तो पंकज प्राइवेट लिमिटेड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सप्लायर का डिटेल यहाँ पे आ ही रहा है, मैं यहाँ पे सारा चीज़ फिलअप कर दूंगा। उसके बाद मैं एंटर करूंगा, परचेज सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब पंकज प्राइवेट लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम स्पेस दबाएंगे, स्पेस के दबाने से ही ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। एंटर 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 यहाँ तक। अब यहाँ के बाद ये वाला ऑप्शन अगर नहीं आता तो आप इसे स्पेस का बटन दबा दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आइटम आ जाएंगे। तो DVD प्लेयर मैंने यहाँ पे खरीदा 2 पीस सपोज दैट, और ऐसे ही मैंने TV खरीदा है 2 पीस। तो यहाँ पे हमने टोटल जो परचेज किया है, जो हमने उधार परचेज किया है, जो हमने क्रेडिट परचेज किया है, वो हमने 42,000 रुपये का किया है। तो मैं यहाँ पे नरेशन में लिख सकता हूँ या डिस्क्रिप्शन में लिख सकता हूँ, परचेज ऑन क्रेडिट विद रुपीज कितना 42,000 रुपीज फ्रॉम, यहाँ पे लिख सकते हैं पंकज प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? तो ये हमने पंकज प्राइवेट लिमिटेड से उधार परचेज किया। अगर आप कभी भी उधार परचेज करते हो तो आपको पेमेंट भी करनी होती है। मान लीजिए मैंने पंकज प्राइवेट लिमिटेड से उधार परचेज कर लिया, कुछ दिनों के बाद भाई पंकज भाई जो है वो फ़ोन करने लगे, कह रहे सर अपना पेमेंट कर जाओ भाई। तो मैंने कहा सर अभी पैसे नहीं है उतने, तो कह रहे थे कुछ भी कर जाओ। तो मैं अगर पेमेंट करना चाहता हूं जो मैंने सामान उधार परचेज किया है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे F5 का की दबाएंगे या तो पेमेंट पे मैं क्लिक करूंगा तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब पेमेंट के 2 तरह के मोड होते हैं, एक आपका कैश पेमेंट, एक होता है बैंक से पेमेंट। तो मैंने यहाँ पे सपोज दैट मैंने कैश सेलेक्ट करा और मुझे पंकज प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करना है, स्पेस दबा के जिस पार्टी को हमें पेमेंट करना है उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पार्टी के नीचे उसका अमाउंट आ जाएगा जो हमें उसे पेमेंट करना है। तो 42,000 रुपये था, लेकिन मेरे पास कैश कम था, तो मैंने उससे कहा भाई मेरे पास अभी कैश है नहीं, एक काम करता हूँ मैं अभी आपको थोड़ा पेमेंट कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कितना है? मैंने कहा सर 20,000 रुपये ले लो अभी। तो मैंने 20,000 रुपये डाल दिए इसमें। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे 2-3 तरह के ऑप्शन आएंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, एडवांस, ऐसे करके। तो यहाँ पे जब आप एंटर करते हो, फिलहाल आया नहीं भाई, यहाँ पे ऑप्शन आता है, किसी किसी की टैली में आता है अगेंस्ट रेफरेंस एडवांस, तो आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा कंडीशन को कि किस तरीके से आप पेमेंट कर रहे हैं, कि एडवांस कर रहे हैं या रेफरेंस से कर रहे हैं या ऑलरेडी परचेज करने के बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे नरेशन में हम लिखेंगे पेमेंट, या तो हाँ इसके आगे हम ये भी जोड़ सकते हैं कैश पेमेंट विद रुपीज विद रुपीज 20,000 टू पंकज प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद एंटर एंटर, ये हो गई हमारी कैश पेमेंट की। कुछ दिनों के बाद पंकज भाई दोबारा फ़ोन करने लगे, कह रहे थे सर आप पेमेंट कर जाओ। मैंने कहा सर चलो मैं पेमेंट कर देता हूँ, बैंक से कर दूँ? उन्होंने कहा बैंक से कर दूँ। तो मैंने उन्हें पंकज प्राइवेट लिमिटेड को मैंने बाकी जो अमाउंट बचा था, जो 22,000 रुपये आई थी, उसका मैंने चेक काट के दे दिया। तो मैं यहाँ पे किस बैंक का चेक काट के दिया या किस बैंक के थ्रू मैंने पेमेंट किया, या डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, और नेट बैंकिंग भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे वो बैंक का नाम सेलेक्ट कर लूँगा। तो सपोज मैंने PNB बैंक से पेमेंट किया है तो मूड आपका PNB बैंक में चला जाएगा। यहाँ पे जिसे पेमेंट करना है उसका नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 22,000 रुपये हमें पेमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे डाला 22,000
₹1000। जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे हो गया 0 बैलेंस। और जो करंट बैलेंस है उस पर आप फिलहाल आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो मेरे पास कैश नहीं था इसके अंदर जो ओपनिंग स्टॉक में या ओपनिंग बैलेंस में, तो इसलिए अमाउंट जो रेड में जा रहा है, रेड का मतलब होता है कि अभी माइनस में जा रहा है अमाउंट। तो फिलहाल लेकिन एंट्री मेरी सारी ठीक होंगी, आपको जो करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो सारा ठीक होगा। तो यहाँ पे मैंने 22,000 पेमेंट कर दिया, यहाँ पे 0 बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि मैंने सारा पेमेंट कर दिया उसे। तो मैं यहाँ पे अगर चेक से पेमेंट कराऊँ तो चेक का नंबर वो डाल सकता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पेमेंट बाय पीएनबी रुपीज या विद रुपीज 22,000 टू पंकज प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने पंकज प्राइवेट लिमिटेड को पीएनबी बैंक से पेमेंट कर दिया, तो ये उसकी एंट्री होगी। अब इसी तरीके से हम सेल्स भी कर सकते हैं। तो सेल्स के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इकट्ठा ही लेजर एक साथ बना देता हूँ। यहाँ पे एक तो लेजर बनेगा आपका सेल्स अकाउंट का, जो सेल्स अकाउंट में जाएगा, सॉरी सेल्स, ये रहा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। दूसरा, जिसे हम उधार सामान बेचेंगे उसका नाम सैंड्री क्रेडिटर में नहीं जाएगा, उसका नाम जाएगा सैंड्री डेबिटर में। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सपोज दैट संजय प्राइवेट लिमिटेड, और इसका नाम हम डालेंगे सन्ड्री डेबिटर्स, और इस पर सन्ड्री डेटर्स में डाल देंगे, डेबिटर या डेबिटर्स। और उसके बाद मैंने ये सारा फॉर्म फिलअप मुझे करना होगा फिलहाल, अगर मैं इसे नॉर्मली जॉब में यूज करता हूँ तो। उसके बाद हमने 2 लेजर बना लिया। अब अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। यहाँ पे मैंने F9 का बटन की जगह मैं यहाँ पे F8 का बटन प्रेस करूँगा सेल्स के लिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सेल्स के लिए बिल नंबर डालना है, सपोज बिल नंबर है 111। अब यहाँ पे अगर कैश आता है और डिस्पैच, ऑर्डर, बायर्स, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी कि किस दिन डिस्पैच हुआ, किस दिन ऑर्डर आया, किस दिन बायर खरीद के ले गया, क्या बायर का पेमेंट मोड क्या था, उसने कैश पेमेंट कराया आपको या आपको किस तरीके से पैसा दिया है, उस तरीके से आपने कैसे पैसे रिसीव करें, वो सारी चीज़ आपको भरनी है यहाँ पे। तो कैश और सेल्स मैंने यहाँ कर लिया, इसका मतलब नगद बेचा। अब जो डीवीडी प्लेयर आपने बेचा, टोटल देखिए यहाँ पे 13 पीसेज हैं। अब मैंने यहाँ डीवीडी प्लेयर मान लीजिए मैंने एक पीस बेच दिया, तो एक पीस बेचा मैंने 6,000 के हिसाब से खरीदा था, मैंने मान लीजिए सेल्स का प्राइस डाल दिया 7,000 1000 के प्रॉफिट के साथ। तो मैंने यहाँ पे एक पीस डीवीडी प्लेयर बेचा और एक पीस मैंने टीवी बेचा। 15,000 के हिसाब से खरीदा था, 16,000 के हिसाब से मैंने बेच दिया, तो यहाँ पे 16,000 ऐसे आ गया। तो ये मैं कर रहा हूँ कैश सेल। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैश सेल विद रुपीज, कितने का भाई, विद रुपीज, यहाँ पे अमाउंट डालते हैं सॉरी 23,000। उसके बाद ये एंटर। तो ये मैंने कैश सेल करा। यदि मुझे बैंक के थ्रू सेल करना हो, सेम अपोजिट एंट्री है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 112 यहाँ पे मैं बैंक का नाम डाल दूंगा, जिस बैंक से मुझे पैसे आए हैं, जिस बैंक का मुझे चेक मिला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, डीवीडी प्लेयर मैंने एक पीस बेच दिया, और इसी तरीके से मैंने टीवी भी एक पीस बेच दिया। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ मैं, टाइम लग रहा था इसलिए। ये चेक डीडी अगर नंबर डालना चाहे डिटेल, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सोल्ड बाय बैंक विद रुपीज, कितने का है भाई, 23,000। तो ये मैंने अमाउंट भी डाल दिया भाई। तो ये हो गई सेल करना बैंक के थ्रू, मतलब आपको जो पेमेंट मिला है वो बैंक के थ्रू आया है, चाहे चेक हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा सेल हो गया। अच्छा, अगर हमें उधार सेल करना हो तो यहाँ पे मैं डाल दिया 113। अब यहाँ पे मैंने कर दिया संजय प्राइवेट लिमिटेड, S फॉर संजय, S फॉर सेल्स, इसलिए मैंने नाम S से रख दिया ताकि मुझे भी रिमाइंडर है, आपको भी पता रहे। तो डिस्पैच, ऑर्डर, बायर डिटेल सारी चीज़ आपको फिलअप करनी होगी। फिलअप करने के बाद आप इसे एंटर करोगे। यहाँ पे आप डीवीडी प्लेयर आपने 1 पीस बेच दिया और आपने 1 पीस इसका बेच दिया, तो ये 23,000 का आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिट सेल्स टू संजय प्राइवेट लिमिटेड विद रुपीज, कितने का भाई,
सॉरी रुपीज़ का आर कैपिटल में होना चाहिए, विद रुपीज़ 23,000। तो ये मैंने क्रेडिट सेल करा है, उधार सामान बेचा है 23,000 का, यानी कि मुझे 23,000 रुपीज़ चाहिए उनसे। ये हो गया। अब उसके बाद अगर आप कभी भी उधार सामान बेचते हैं, उस कंडीशन में आपको जो पैसे मिलेंगे उसकी एंट्री आपको रिसीप्ट में करनी है। रिसीप्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ दिया गया है पेमेंट के नीचे, जिसका जो की है वो F6 है। आप F6 दबा करके भी रिसीप्ट का ऑप्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट का मूड आप सेम है सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने पेमेंट का मूड सिलेक्ट किया था कि कैश या बैंक। तो मान लीजिए मुझे कैश पेमेंट हुई है तो कैश सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने उसका नाम सेलेक्ट कर लिया जिससे मुझे पेमेंट लेनी है, जिससे मुझे पेमेंट करनी नहीं है, पेमेंट लेनी है, यानी कि मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे रिसीव होगा मनी। तो मैंने एंटर करा, 23,000 रुपये मुझे डालने, 23,000 डाल दिए मैंने, और उसके बाद एंटर प्रेस करा, एंटर प्रेस करा। देखिए यहाँ जीरो बैलेंस हो गया। अब मैं यहाँ पे डालूंगा रिसीव्ड कैश विद रुपीज, कितने का भाई, विद रुपीज, यहाँ पे डाल दिया 23,000, और फ्रॉम किससे मिले हैं भाई, संजय, संजय प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। तो ये हो गई हमारी 3 परचेज की एंट्री और 3 सेल्स की एंट्री। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे, मैंने आपको कॉन्ट्रा बता दिया, पेमेंट बता दिया, सेल बता दिया, परचेज बता दिया, रिसीप्ट बता दिया। अब क्या है कि मान लीजिए जर्नल की एंट्री देखते हैं। जर्नल की एंट्री के लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। अगर जो लोग कॉमर्स साइड के नहीं है स्टूडेंट्स, और हालांकि मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साइंस साइड का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपको अकाउंट के बारे में नॉलेज नहीं है फिलहाल, और आप क्या कहते हैं अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं टैली में एंट्री करने से पहले, क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारे लोग बीएससी और बीए होते हैं तो उन्हें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो टैली पे जॉब करना चाहते हैं। तो उसके लिए अकाउंट के बारे में अगर आप कमेंट में कर देंगे कि सर मुझे अकाउंट भी आप बता दीजिए, तो मैं कम से कम समय में छोटे से छोटे कंडीशन को अप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से मतलब अकाउंट की एंट्री होती है वो आप कैसे कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक छोटे छोटे तौर पे बता देता हूँ। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो नॉमिनल की अधिकतर एंट्री जर्नल में होती है। तो नॉमिनल में कैसे एंट्री होती है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेज होते हैं वो आते हैं, और जितने भी आपके प्रॉफिट या इनकम्स होती है वो आती हैं। जिस तरीके से मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे रेंट दिया, कमीशन मिला, इंटरेस्ट दिया, सैलरी मिली, सैलरी दिया, तो ये सारी चीज़ें एंट्री, मकान का किराया दिया, दुकान का किराया दिया, तो ये सारी एंट्रियां हम जर्नल में करते हैं। तो मान लीजिए मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ, लेजर्स पे जाता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ, और मैं जर्नल में एंट्री करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री करा जर्नल के लिए, यहाँ पे मैंने डाला रेंट पेमेंट। तो अब जो रेंट पेमेंट है ये किस में जाएगा। अब आप लोगों को ये भी दिक्कत होगी कि आप लोगों को ग्रुप नहीं मालूम, तो इसी के लिए आप जो इसके लेजर्स की जो फाइल है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको टैली समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जो रेंट पेमेंट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाता है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद एंटर 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 एंटर। उसके बाद मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा सैलरी पेमेंट, मान लीजिए सैलरी पेमेंट, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम्स में। इसी तरह से मैंने डाला सपोज दैट वेजेज पेमेंट, मजदूरी दी, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेज ये रहा, क्लियर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसके लेजर सेलेक्ट करने हैं। अब हम एंट्रियां करना चालू करते हैं भाई। अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद आपको यहाँ पे F7 दबाना है, जर्नल, या तो इस पर क्लिक करना है। जब जर्नल का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है बाय, या तो आप बाय की जगह यहाँ पे आप T दबा के 2 भी कर सकते हैं, ऐसा भी, लेकिन मुझे 2 बाय नहीं चाहिए, मुझे डेबिट और क्रेडिट चाहिए। तो DR CR लाने के लिए, और दूसरी चीज एक यहाँ पे कैश का एक ऑप्शन नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं, तो
तो कैश का ऑप्शन लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दबाएंगे F12। F12 की जब की दबाएंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आपको एक तो यहाँ पे ये वाला यस करना है जिसमें लिखा हुआ है यूज CRDR यानी कि क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। अब यहाँ पे मैंने इसे Y दबा के एंटर दबा दिया। यहाँ पे एक आपको अलाउ कैश इन जर्नल वाले ऑप्शन पे जाना है, इसे भी आपको यस करना है। इंस्टेड हो गया भाई। अब आप देखेंगे कि कैश भी आ गया और यहाँ पे DRCR आ गया। अब मान लीजिए जितने भी आपके एक्सपेंसेज होंगे वो आपको यहाँ पे डेबिट में डालना है। तो सपोज दैट मैंने रेंट पेमेंट किया तो रेंट दिया है, इसका मतलब आपका खर्चा हुआ है, तो रेंट आपका ऊपर आएगा पेमेंट वाला। और यहाँ पे कितना रेंट दिया है, मान लीजिए मैंने 15,000 रुपये रेंट पेमेंट किया है, तो यहाँ पे कैश हमने पेमेंट किया तो कैश सिलेक्ट हो जाएगा, बैंक से पेमेंट किया तो बैंक का नाम डाल दीजिए। ऐसे ही मैंने मान लीजिए सैलरी पेमेंट किया है, सैलरी पेमेंट किया है किसी को मैंने 25,000 रुपये, तो अब सैलरी पेमेंट किया है कैश, तो कैश सिलेक्ट करके मैंने एंटर कर दिया। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने मजदूरी दिया है तो वेजेज पेमेंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वेजेज कितना दिया आपने पेमेंट, तो मान लीजिए मैंने मजदूरी दिया सपोज डेट 500 रुपये। उसके बाद एंटर यहाँ पे कैश सिलेक्ट करके एंटर। उसके बाद यदि मान लीजिए मुझे रिसीव हुआ है, मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो मैंने कहा था जितनी पेमेंट की चीज़ें वो ऊपर रखेंगे और जितने भी पैसे जो आने वाली चीज़ें रिसीव्ड वाली चीज़ें वो नीचे रखेंगे। तो यहाँ तो रिसीव हो रहा है तो इसे ऊपर नहीं रखेंगे, हम ऊपर उस मूड को रखेंगे जिसके थ्रू हमें पैसा मिला है। तो कैश मिला है तो कैश, और बैंक के द्वारा मिला है जैसे चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो बैंक का नाम आ जाएगा। तो मैंने कैश मुझे मिला है मान लीजिए कितना, 2,000 रुपये ब्याज के, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट रिसीव्ड नीचे डाल देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से बहुत सारी एंट्रियां हो सकती हैं। बाकी सारे जितने भी इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस में है वो सारी चीज़ें आप जर्नल में एंट्री कर सकते हो। और कुछ फिक्स असेट्स की भी होती हैं एंट्रियां, लेजर्स में आपको मिल जाएंगी जब आप डाउनलोड कर लोगे। अब एक चीज़ और, बहुत सारे लोग परचेज की भी एंट्री जर्नल में करते हैं। तो जर्नल एक ऐसा वाउचर है जिसमें आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, कॉन्ट्रा वाली भी, परचेज वाली भी, सेल वाली भी, पेमेंट वाली भी, रिसीव्ड वाली भी, सारी एंट्री कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे परचेज की एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं BPL कंपनी के टीवी और DVD प्लेयर 3 पीस मैंने नकद खरीदा। नकद खरीदने के बाद मैंने करा कैश परचेज BPL की TV DVD प्लेयर 5 पीस। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे परचेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसी मैं देखिए परचेज मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जैसी मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आइटम डालने के ऑप्शन आ गए। मैंने यहाँ पे स्पेस दबाया, DVD प्लेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया 3 पीस, और TV भी मैंने सेलेक्ट कर लिया 3 पीस। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा, मैंने नगद खरीदा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैश परचेज वगैरह वगैरह, जैसे मैंने नरेशन वहाँ डाला था सेम है, और उसके बाद एंटर इस तरीके से। इसी तरीके से मैं सभी चीज़ों की अगर मैं नरेशन डालूंगा तो काफ़ी टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया। जर्नल की एंट्री के बाद हम करेंगे यदि परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की। अगर सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री करनी हो तो कैसे करेंगे, तो उसकी एंट्री मैं आपको बताता हूं। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि परचेज और यहाँ पे देख रहे होंगे सेल्स। तो पर सेल्स के नीचे लिखा है क्रेडिट नोट और परचेज के नीचे लिखा है डेबिट नोट। हमें पहले तो इसे इनेबल करना होगा, तो इनेबल करेंगे और लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक करते हैं, बैक करते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, लेजर्स पे जाते हैं, क्रिएट पे जाते हैं। एक काम करते हैं, नई कंपनी बना लेते हैं तो ज़्यादा आपके समझ में आएगा। Alt F3 सर्ट एंटर। अब देखिए मैंने क्रिएट कंपनी पे गए, एंटर प्रेस करा, और यहाँ पे हम दोबारा एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। सारा फॉर्म हम फिलअप नहीं करेंगे, फिलहाल मैंने डाला SK और एंटर का बटन प्रेस कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे। अब हमें परचेज रिटर्न करना है तो हमने यहाँ पे डाला परचेज अकाउंट, एंटर, यहाँ पे परचेज सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे डाला सेल्स अकाउंट, यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट कर लेंगे, ये सेल्स सिलेक्ट कर लिया मैंने। सेल्स के बाद हम यहाँ पे डालते हैं परचेज रिटर्न, जो परचेज अकाउंट में डालते हैं। ऐसे हम यहाँ पे डालते हैं सेल्स रिटर्न
जो सेल्स अकाउंट में डालते हैं। हमने 4 लेजर बनाए। उसके बाद मान लीजिए इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। स्टॉक ग्रुप में मैं सेम एंट्री करता हूँ बीपीएल कंपनी की। उसके बाद मैं यूनिट ऑफ मेजर में जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ पीसीएस यानी कि पीस, PIECE। उसके बाद मैंने बैक करा। अब मैंने आइटम्स क्रिएट करें, यहाँ पे डाल दिया मैंने टीबी बीपीएल की पीस में सिंगल आइटम। बस हम अब एंट्री करके देखते हैं, जल्दी हो जाएगा। अब अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। अब हमें परचेज करना है तो मैं F9 का बटन प्रेस करूंगा, परचेज का ऑप्शन खुल जाएगा। मैंने यहाँ पे बिल डाल दिया सपोज डेट 221 और यहाँ पे एंटर मैंने कैश परचेज करा। अब कैश परचेज क्या किया, टीवी मैंने बीपीएल कंपनी की कैश परचेज किया। 10 टीवी खरीदा 15,000 रुपए के रेट से। तो मेरे पास 10 टीवी जो भी मैंने खरीदे हैं वो मेरे पास आ गए। अब क्या हुआ, मुझे कोई भी कारण रहा, टीवी खराब निकल गई या कस्टमर लेने ज़्यादा नहीं आया इसलिए मैं वापस करना चाहता हूँ, या क्या कहते हैं मुझे लेट टीवी मिली और तब तक मैं कस्टमर ने मना कर दिया, तो कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो मैं उस प्रोडक्ट को किसी भी कंडीशन के दौरान मैं उसे लौटाना चाहता हूँ, मैं उसे वापस करना चाहता हूँ जो सामान मैंने खरीदा है। अब क्या है कि लेकिन मैंने जितना सामान खरीदा उसमें से मैं कुछ पीस वापस करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 3 पीस वापस करना चाहता हूँ, बाकी पीस मेरे पास रहने चाहिए। उस कंडीशन में अगर मैं F9 की या मैं इस पे परचेज पे कितना भी क्लिक करूंगा तो भी परचेज ही आएगा। तो मुझे ये परचेज के नीचे डेबिट नोट का जो ऑप्शन है इसे मुझे एक्टिव करना होगा और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट को एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए मुझे F11 की दबाना होगा। तो जब मैं F11 की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे फीचर्स लिखा हुआ है, यही F11 की है। तो मैं इस पर जब क्लिक करूंगा या F11 दबाऊंगा तो ये वाला ऑप्शन ऐसे आ जाएगा। अब जब ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेबिट क्रेडिट नोट का। तो यहाँ पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स है, इसे मैंने वाई कर दिया। उसके बाद रिकॉर्ड क्रेडिट और रिकॉर्ड डेबिट का जो ऑप्शन है इन्हें आप दोनों को यस कर दोगे। यानी कि ये जो 3 ऑप्शन के सेट हैं ये पूरे आपको यस करने हैं। यस करने के बाद आप एंटर करके बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आप देखेंगे कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों ही ऑप्शन आपके एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन जब भी आप इसे परचेज की जगह इस पे जाना चाहते हैं तो ये जो डबल ऐसे लाइन खिंची हुई है F9 के नीचे डबल अंडरलाइन हो रही है, इसके लिए आपको कंट्रोल का बटन यूज करना होगा, यानी कि कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9। लेकिन जो लोग लैपटॉप पे वर्क करते हैं उनके जो कीबोर्ड के ऊपर जो फंक्शन कीज होती है F1 F2 F3 ये नहीं चलते हैं। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको FN एक की होगा, उसमें एडिशनल की मिलता है FN फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। तो FN कंट्रोल प्लस F9 दबाना है। या तो अगर आप पीसी पे और जिसमें F1 या FN की नहीं है या लैपटॉप में FN की नहीं है तो डायरेक्ट आपको कंट्रोल F9 प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल दबा के F9 प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि डेबिट नोट आ जाएगा। देखो मैं कर्सर मेरा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और मैं कंट्रोल F9 दबा रहा हूँ तो ये डेबिट नोट आ गया, और F9 दबाता हूँ तो परचेज आ गया, कंट्रोल F9 दबाता हूँ तो डेबिट नोट आ गया। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने बिल नंबर डाल दिया सपोर्टेड, जिस बिल नंबर से मैं वापस कर रहा हूँ तो 200 जो भी था वो मैंने डाल दिया 21, और उसके बाद कैश, और यहाँ पे परचेज नहीं आएगा, परचेज रिटर्न आएगा। अब उसके बाद टीवी है, मैंने 10 पीस खरीदा था तो मुझे 3 पीस वापस करने हैं। तो 3 पीस जितने अमाउंट का मैंने खरीदा उतने अमाउंट का मैं इसे लौटा रहा हूँ। एंटर 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 एंटर, और ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिटर्न प्रोडक्ट के परचेज रिटर्न फ्रॉम इतना ऐसे ऐसे टू फ्रॉम कैश ऐसे ऐसे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नरेशन, लेकिन मैंने अभी नरेशन नहीं लिखा। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो मैंने प्रोडक्ट लौटाया है वो कम हुआ भी है नहीं? तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको डेली की एंट्री देखनी है अपने अकाउंट में तो आप डिस्प्ले पे जाएंगे और डे बुक पे जाएंगे तो आपको जितनी भी एंट्री आपने करी है वो आपको दिखेंगी। मैंने नया अकाउंट बना के 2 एंट्री किया था, एक परचेज का और एक डेबिट नोट का, तो दोनों एंट्री आपको दिखाई दे रही है। तो मैं जब परचेज पे जाके एंटर करता हूँ तो देखिए परचेज में कैश परचेज और टीवी 10 पीस यहाँ पे दिखाई दिया। उसके बाद स्केप से बैक करते हैं। अब आप डेबिट नोट पे जाते हैं, एंटर करते हैं तो यहाँ पे डेबिट नोट में आपका परचेज रिटर्न
टीवी 3 पीस हो गया, यानी कि 10 पीस में से 3 पीस चले गए, 7 पीस बचे। अब हमें ये कैसे देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोबारा गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और इसमें एक स्टॉक समरी का ऑप्शन होता है, इसके ऑप्शन पे आपको एंटर करना होगा। जब आप जाके एंटर करेंगे तो बीपीएल आ गया, फिर आप एंटर करेंगे तो टीवी आ गया, एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा 7 पीस 7 पीस, फिर एक बार एंटर करते हैं यदि आप, तो यहाँ पे दिख रहा है परचेज है 10 पीस इतने का, 3 पीस माइनस में है इतने का, और 7 पीस क्लोजिंग में पड़ा हुआ है इतने का। यानी कि आपने जो 10 पीस खरीदे थे उसमें से 3 आपने लौटा दिए हैं, माइनस हो गए हैं, और 7 पीस आपके पास बचे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको परचेज रिटर्न बताया। अब मैं आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न दिखाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर एंटर, उसके बाद आप यहाँ पे F8 दबाएंगे, बिल नंबर डालेंगे जो भी डालना है, उसके बाद एंटर, कैश डिस्पैच ऑर्डर बायर सारा चीज डिटेल भर सकते हैं। सेल्स आ गया, और सेल्स के बाद आप यहाँ पे टीवी सिलेक्ट करते हैं। अब मेरे पे 7 टीवी थी, मैंने 5 टीवी सपोज दैट बेच दिया, और 15,000 रुपये के रेट से मैंने खरीदा था, मैंने 16,000 रुपये के रेट से मैंने बेच दिया। तो उसके बाद ये 80,000 रुपये का मैंने टोटल आइटम बेचा है। अब लेकिन बेचे हुए आइटम से हमें भी तो वापस आ सकता है भाई, तो उन्होंने हमें मान लीजिए 3 पीस लौटा दिए, उन्होंने हमें 3 पीस लौटा दी, जैसे मैंने 3 पीस लौटाए थे उन्होंने भी 3 पीस हमें लौटा दिए, वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो उस कंडीशन में हम कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे तो क्रेडिट नोट का ऑप्शन आ जाएगा, और जब क्रेडिट नोट आ जाएगा तो यहाँ पे बिल नंबर डालना है, आपको एंटर करना है, एंटर करना है, कैश मूड किस मूड से आपको पैसे वापस हुए हैं, और उसके बाद सेल्स रिटर्न एंटर, उसके बाद स्पेस, टीवी का सिलेक्शन। अब आप पे अभी 2 पीस बचे हैं, 7 में से 5 चले गए थे, अब मैंने 3 पीस और वापस मुझे मिल गए हैं, तो एंटर 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 एंटर, ये आपका हो गया सेल्स रिटर्न। अब हम एंट्री में जाके देखते हैं स्टॉक समरी में, पहले तो एंटर, टीवी एंटर, एंटर, अप्रैल एंटर। अब यहाँ पे देखेंगे 10 पीस खरीदे, 3 पीस लौटाए, 7 पीस बचे थे, उसमें से 5 पीस बेचे, 3 पीस लौट गए, फिर 5 पीस लास्ट में आपके बचे हुए हैं। तो देखिए 5 पीस आ रहे हैं ना, तो इस हिसाब से आपकी एंट्री यहाँ पे आपको पूरा तरह से डिटेल इनवार्ड आउटवार्ड और क्लोजिंग में दिखाई देगी। आया हुआ सामान आपका इनवार्ड में, गया हुआ सामान आपका आउटवार्ड में, बचा हुआ सामान आपका क्लोजिंग में, और यहाँ पे मूड आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर में, यहाँ पे डेट आएगी किस डेट को परचेज सेल किया है, यहाँ पर वाउचर के टाइप आएंगे, किस वाउचर में आपने एंट्री किया है, वाउचर के नंबर्स आएंगे। ये सारी डिटेल हो गई आपकी। बैक करते हैं, 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 डिस्प्ले में डे बुक पे जाते हैं तो आपको सारी एंट्री दिखेगी, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल्स, परचेज। और यदि आपको इसका थोड़ा सा एंट्री थोड़ी सी और मूड में थोड़ा सा इसे खोलना है तो आपको Alt + F1 दबाना है। Alt + F1 अगर आप प्रेस करते हैं तो इसका मूड भी खुल जाएगा सारा, कि कैश सेल्स रिटर्न है क्रेडिट नोट में, फिर कैश परचेज रिटर्न है डेबिट नोट में, फिर कैश सेल है सेल्स में, फिर कैश परचेज है परचेज में। तो इस तरीके से आपने एंट्री किया है। और यहाँ पे देखिए डेबिट मूड कितना हुआ है, क्रेडिट मूड कितना हुआ है, वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको आज अकाउंटिंग वाउचर में कौन कौन सी एंट्रियाँ क्लियर कराया वो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैंने आपको आज बताया है, पहला तो मैंने बताया आपको कंपनी क्रिएट, फिर मैंने बताया था कंपनी ओपन करना, फिर मैंने आपको बताया था सर्ट कंपनी करना आपको, फिर उसके बाद मैंने आपको एंट्री बताई थी परचेज की, फिर मैंने एक आपको एंट्री बताई सेल्स की, फिर मैंने आपको एंट्री बताई पेमेंट की, फिर मैंने आपको एंट्री बताई रिसीप्ट की, फिर मैंने आपको एंट्री बताई थी कॉन्ट्रा की, फिर मैंने आपको बताई थी सेल्स रिटर्न की, और मैंने आपको बताया था परचेज रिटर्न की, फिर मैंने आपको बताई थी एक जर्नल की भी, जनरल होता है आई जर्नल, जनरल स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार भाई, मिस्टेक ना हो जाए। जर्नल कहाँ है, JOURNAL, मिस्टेक ना हो सके स्पेलिंग। तो ये मैंने क्रिएट कंपनी, सर्ट कंपनी, ओपन कंपनी, परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और जर्नल, आई थिंक यही बताया मैंने आपको। ओके अब मैं आपको आज के वीडियो के हिसाब से मैं आपको लास्ट एंट्री बता रहा हूँ, और वो है
कंपनी में जीएसटी लगाना, किस तरीके से आप कंपनी में जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे, किस तरीके से आप जीएसटी के साथ एंट्री करेंगे। लेकिन जीएसटी दो तरह से लगा सकते हैं, एक ऑटो और एक मैनुअल। तो ऑटो और मैनुअल कैसे कैसे है, पहले आप ऑटो वाला देखिए। उसके लिए मैं पूरी नई कंपनी क्रिएट करूंगा ताकि आपको सारी डिटेल पता चले। क्रिएट कंपनी के बाद मैंने यहाँ पे डाला एसके, कुछ और डाल देते हैं, चलिए मैंने डाल दिया ए के प्राइवेट, सॉरी गलत हो गया भाई, एंटर, हाँ, ए के प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद एंटर एंटर एंटर, एड्रेस की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमने कर दिया इंडिया। उसके बाद स्टेट हमने यूपी। उसके बाद 201009, फाइनेंशियल ईयर यही रहेगा, और बाकी चीज़ें हम चेंज नहीं करते, ना फिलअप करते हैं। अब इसे आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि जीएसटी को थोड़ा इनेबल करने में कंडीशन जब मैं लगाऊंगा तो थोड़ा बहुत सारे इसमें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, तो ऑप्शंस को आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमें F11 और F3 की दबाना है, F11 और F3। अच्छा, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं भाई। दूसरा तरीका यह है कि आपको यहाँ पे फीचर्स पे जाना है, उसके बाद आपको अकाउंटिंग फीचर्स पे, वो सॉरी ये स्टेटरी और टैक्सेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद जब आप टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, और यहाँ पे सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल। तो आपको पहला वाला ऑप्शन यस करना है, दूसरा वाला ऑप्शन यस करना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है किस स्टेट का है, जहाँ पे आप रहते हैं अपना जीएसटी लगाने के लिए, तो स्टेट का आप स्टेट सिलेक्शन कर लीजिए। जीएसटी और यूआईएन नंबर पूछ रहा है, तो जीएसटी नंबर के लिए अगर नहीं मालूम तो अब आप कुछ भी जीरो दबा के आप एंटर मार दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी का एक एग्जाम्पल दे रहा है फिलहाल। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है और आप प्रैक्टिस के तौर पे आप डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है जीएसटी शुड कंटेन, और यहाँ पे लिखा है स्टेट कोड होता है पहला 2 डिजिट का, फिर पैन नंबर होता है, फिर एंटिटी नंबर होता है, फिर जेड लगा होता है, फिर यहाँ पे चेकसम डिजिट। तो यहाँ पे है पहले 2 डिजिट है, फिर अल्फ़ाबेट है आपके 1 2 3 4 5, फिर उसके 1 2 3 4, फिर A1 Z5। तो अब हम इसमें पहले तो अपना एक तरह से पिन कोड डालेंगे, तो हम 09 डाल देते हैं यहाँ पे 09। उसके बाद हम 5 अल्फ़ाबेट डालते हैं ABCDE, फिर उसके बाद हम 4 न्यूमेरिकल डालेंगे 1 2 3 4, फिर उसके बाद हम एक अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिकल डालेंगे, जैसे मैंने डाला A1, फिर उसके बाद हम डालेंगे एक अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिकल, जैसे डाल दिया हमने S2, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। Z5 डालना, सॉरी A1 Z5, तो मैं यहाँ पे दोबारा चेंज कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे Z ही लगेगा, ABCDE 1 2 3 4, फिर यहाँ पे डाला Z1 A4 कर देते हैं। अब भी नहीं हुआ भाई, Z लास्ट में भाई, तो यहाँ पे हम दोबारा चेंज करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं Z4, एक्सेप्ट हो गया, लास्ट में Z होना चाहिए। अच्छा Z या जी कह लीजिए। अब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पे आपको Y दबाना है। जब Y दबाएंगे और एंटर दबाएंगे तो डिटेल में चेंजेस करने के लिए आएगा। यहाँ पे अननोन है, इसे आपको टैक्सेबल करना है। कितना % आप मतलब जीएसटी लगाना चाहते हैं हर चीज़ पे, प्रोडक्ट पे, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया 12%, सपोज दैट, और एंटर। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे भी आपको वाई दबाना है। उसके बाद नीचे सबसे जो लास्ट में है ये बॉन्ड डिटेल्स में, इसमें बॉन्ड के जब आप एंट्री करते हैं तभी आप करना है, नहीं तो आप इसे नो कर दीजिए। सिर्फ प्रोडक्ट के एंट्री के लिए ऊपर वाले जो 2 ऑप्शन है उन्हें आप यस करिएगा। उसके बाद एंटर एंटर, उसके बाद एंटर 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 और बाहर। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाना है, लेजर्स पे जाना है, एंटर करना है, क्रिएट पे जाना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपको बनाना है CGST @12%। उसके बाद एंटर एंटर, उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेज आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन आएगा, इसे आपको इनेबल करना है। फिर कह रहा है CGST क्या है भाई, सेंट्रल टैक्स है, उसे आपको यस करना है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं डालना, आपको एंटर। फिर यहाँ पे अगर आपको जो अमाउंट आता है उसे आपको राउंड अप करना है तो आपको इसका यूज करना है, नहीं तो आप इसे नो एप्लीकेबल करके भी रख सकते हैं।
ये हमारा CGST बन गया। अब मैंने बनाता हूँ SGST @12%। उसके बाद मैंने एंटर ड्यूटी एंड टैक्सेज, उसके बाद यहाँ पे GST सिलेक्शन, उसके बाद यहाँ पे स्टेट टैक्स का सिलेक्शन, उसके बाद यहाँ पे एंटर। उसके बाद आपको बनाना है परचेज का लेजर, परचेज, फिर उसके बाद यहाँ पे P परचेज, फिर यहाँ पे एंटर, फिर यहाँ पे आपको स्पेस, यहाँ पे एप्लीकेबल, फिर यहाँ पे इसे आपको Y, उसके बाद एंटर, फिर यहाँ पे अनडिफाइनेड, फिर यहाँ पे आपको परचेज टैक्सेबल सिलेक्ट करना है जो सबसे लास्ट में है, एंटर करना है, फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है, एंटर। फिर यहाँ पे आप सर्विसेज के ऊपर एंट्री करना चाहते हो या प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर करूँगा, तो प्रोडक्ट्स को लिए मैं गुड्स सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन जो टेलीफोन वगैरह सर्विस या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वहाँ आप अकाउंट संभालते हैं तो आपको सर्विसेज सिलेक्ट करनी होगी। तो मैंने एंटर कर दिया, परचेज हो गया। उसके बाद सेल्स भी ऐसी कर सकते हो, सेम थिंग। उसके बाद मैं इसे परचेज करके दिखाता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। उसके बाद बैक करते हैं भाई, यहाँ पे इन्वेंट्री पे जाते हैं एंटर, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स में एंटर, क्रिएट पे जाके एंटर, यहाँ पे हमने बनाया BPL, एंटर, यहाँ पे हमने एंटर, यहाँ पे GST डिटेल है, इसे आपको वाई दबा के यस करना है। फिर अनडिफाइंड, यहाँ पे टैक्सेबल के बाद यहाँ पे 12%, एंटर। उसके बाद आप जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर्स, उसके बाद एंटर, क्रिएट पे जाके एंटर, यहाँ पे डालना है PCS, उसके बाद यहाँ पे डालना है PIECE, फिर उसके बाद यहाँ पे भी पीस या बोतल सबके टाइप निकल के आ गए हैं, पहले ये नहीं थे। अब यहाँ पे भी आपको पीस के लिए ये वाला PCS सिलेक्शन करना होगा, एंटर। उसके बाद बैक, उसके बाद स्टॉक आइटम्स, एंटर, क्रिएट पे जाके एंटर, और यहाँ पे आपको आइटम बनाना है TV 21 इंच। मैं सेम एंट्री इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए वो चीज़ें कि कैसे कैसे मैंने फिलअप करी। अलग अलग प्रोडक्ट डालूंगा, कभी हीरो की साइकिल, कभी हीरो होंडा की बाइक, तो दिक्कत होगी। तो BPL, उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला पीस, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबल, यहाँ पे वाई दबा के यस, उसके बाद एंटर, यहाँ पे ऑन वैल्यू और ऑन आइटम रेट है तो आप ऑन वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे टैक्सेबल कर लीजिए, टैक्सेबल के बाद यहाँ पे 12%, एंटर। यहाँ पे मैंने डाला DVD प्लेयर। जब DVD प्लेयर डालेंगे तो DVD प्लेयर डालने के बाद आपको एंटर करना है, यहाँ पे BPL सेलेक्ट करना है, यहाँ पे PC सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे Y दबा के एंटर, यहाँ पे फिर एंटर, फिर यहाँ पे ऑन वैल्यू एंटर, यहाँ पे टैक्सेबल, यहाँ पे आपको 12%, एंटर, फिर यहाँ पे गुड्स, एंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर, फिर एंटर, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको F9 की दबाना है, बिल नंबर डालना है, बिल नंबर डालने के बाद एंटर, कैश या बैंक या उधार जो भी हो वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको परचेज, उसके बाद यहाँ पे DVD प्लेयर, यहाँ पे डाला मैंने 10 पीस, यहाँ पे डाला मैंने 6000, मैंने एंटर, स्पेस, TV 10 पीस 15,000, एंटर, फिर यहाँ पे स्पेस। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब यहाँ प्रोडक्ट पूरे आपके हो जाए ना तो आप एंटर करके स्पेस दबा के एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं या तो 2 बार एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो एंड ऑफ लिस्ट करा, फिर आपका CGST आ जाएगा, इसे एंटर करा और देखिए 12% ऑटोमेटिक लग गया। फिर आप एंटर करेंगे, यहाँ पे SGST 12%, एंटर, और देखिए लग गया। तो ये तो होता है ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने सारी चीज़ें, इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चेंजेस करी थी, या उसमें सेटिंग मतलब उसे इनेबल करा अपने चीज़ों को, प्रोडक्ट के सारे चीज़ें आपने सेलेक्ट करा कि इसमें इतना कटना चाहिए, 12% होना चाहिए। तो देखिए 12% 2,10,000 का निकल गया। तो इस हिसाब से आप जो CGST और SGST यानी कि GST है वो आप ऑटोमेटिक इस तरीके से बिलिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका कैसा है भाई? दूसरे तरीके के लिए हम दोबारा एक बार कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट, यहाँ पे मैंने डाला सपोर्ट RK, और कुछ नहीं करना, सीधा मैंने कंपनी का नाम डाल के कंपनी क्रिएट कर लिया। उसके बाद मुझे सीधा अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाना है, लेजर्स पे जाना है, क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा CGST @ यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो चेंज कर देता हूँ, कम कर देता हूँ 9%, ताकि आपको अंतर दिखा सकूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया ड्यूटी एंड टैक्सेज,
कुछ नहीं करना, सीधा एंटर एंटर एंटर। उसके बाद आपने बनाया SGST@9% और एंटर एंटर, ड्यूटी एंड टैक्सेस एंटर 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 एंटर। उसके बाद आपको बनाना है परचेज का, एंटर एंटर परचेज, एंटर 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 एंटर। उसके बाद आपको बनाना है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, एंटर, स्टॉक ग्रुप एंटर, क्रिएट पे एंटर। यहाँ पे मैंने बनाया BPL कंपनी, एंटर 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 एंटर। उसके बाद आपको बनाना है यहाँ पे, सॉरी, यूनिट ऑफ मेजर, यहाँ पे PCS पीस, ओहो गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया, हाँ PIECE गलत की दब गया था भाई। ये फिर उसके बाद बैक, उसके बाद फिर आइटम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया TV, BPL पीस, DVD प्लेयर, BPL पीस। जल्दी जल्दी बना रहा हूँ थोड़ा सा, मैं कुछ चीज़ें छोड़ भी रहा हूँ, मैं 21 इंच नहीं लिखा है। और मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे गए और बिल नंबर डाला, एंटर एंटर एंटर, कैश परचेज। अब मैं आइटम परचेज करता हूँ, DVD प्लेयर 10, चलो 5 पीस कर लेते हैं, 5 पीस। अब 5 पीस 15,000 रुपये के रेट से, और सॉरी गड़बड़ हो गया, 6,000, सॉरी 6,000 रुपये के रेट से। और TV 5 पीस 15,000 रुपये के रेट से। तो ये हमने परचेज करा, कैश परचेज। अब हमें इस पे GST लगाना है, स्पेस दबा के एंड ऑफ लिस्ट। अब आप यहाँ पे CGST 9% और यहाँ पे डालेंगे आप 9% और एंटर, लग गया। उसके बाद SGST और यहाँ पे 9% एंटर। ये मैनुअल एंट्री है कि आपको मैनुअली आपको उतना परसेंटेज लगाना है। अच्छा जी, अब मैं इसका एक बिल निकाल लेता हूँ, बैक करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं हम डिस्प्ले में, यहाँ पे जाते हैं डे बुक में, यहाँ पे परचेज, और यहाँ पे मैं इसे करता हूँ प्रिंट। उसके बाद इसे करता हूँ यस, यहाँ सेव का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ पहला 01 नाम से, फाइल को माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो गया। अब मैं पुरानी वाली एक फाइल खोलता हूँ, GST वाली, Alt F3 सट और सिलेक्ट। दूसरी वाली मैंने बनाई थी SK सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें भी हम डिस्प्ले में जाते हैं, डे बुक, और हमने नहीं, ये वाली नहीं है, नहीं, GST वाली निकालनी भाई, जिसमें हमने ऑटोमेटिक था, AK कुमार, AK प्राइवेट लिमिटेड में, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले, डे बुक और परचेज, ये रहा ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखिए परसेंटेज नहीं आ रहा। अब मैं इसे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं 02 नाम से सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, माइनस क्लोज, नो, माय डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं। उसके बाद इसे फुल स्क्रीन करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 01 नाम से एक बिल है, इसे एंटर करते हैं। ये देखिए, ये जो इनवॉइस मैंने 01 नाम से सेव करा था, ये मैंने कैश परचेज करा है, और RK मेरा नाम है, और RK कंपनी या जो भी मैं प्राइवेट लिमिटेड लिखूंगा, यहाँ पे कैश हुआ है। और उसके बाद DVD और TV देखिए, और यहाँ पे 5 पीस, और ये देखिए CGST और SGST 9% पे इतना आ रहा है ना, देखिए 5 पीस, और यहाँ पे 9% और 9%। मतलब जब आप कभी किसी का बिल देखते हैं किसी भी कंपनी का, और यहाँ पे ऐसे 9% आता है यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि वो मैनुअली GST लगाया गया है। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, 9% ये मैनुअली GST है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखाई देगा। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं इसे हटा देता हूँ, डेस्कटॉप, और अगर ये वाला मैं एंटर करता हूँ 02, इसमें आपको देखिए यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है CGST 12%, SGST 12%, और सीधा यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो एंट्री है ये आपकी ऑटोमेटिक जो GST लगी गई है, जिसे आपने F11 F3 दबा के कन्फिगर किया है, ये उसके दौरान GST लगी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर है तो आपको ऐसी एंट्री करनी है ऑटो वाली, अगर वैसी आपके पास बिल आता है तो वो मैनुअल वाली है, तो वैसी एंट्री करनी है। तो उस हिसाब से आपको एंट्रियाँ करनी है। वैसे जो मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे जो अकाउंटेंट का भी काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे कई सारे बिल्स दिए थे, तो उसमें उनके यहाँ मैनुअली लगा हुआ था। अधिकतर लोग मैनुअल लगा लेते हैं, तो मैनुअल में ये फ़ायदा होता है, हम जो
CGST और SGST है, मैनुअल हर प्रोडक्ट पे अलग अलग अपने हिसाब से लगा सकते हैं। एक ये फ़ायदा हो जाता है सबसे बड़ा। बाकी नहीं तो जब ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस हिसाब से आपको मैंने आज बिल भी निकाल के दिखा दिया है कि इस हिसाब से ये टैली में बिल निकलेगा। मैंने आपको आज काफ़ी सारी एंट्रियाँ बता दी हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, और मैंने आपको GST के बारे में भी मैंने बताया है। आपको GST एक तो ऑटो और मैनुअल, मैंने ऑटो और मैनुअल मैंने दोनों आपको GST भी समझा दिया है। फिलहाल अगर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कोई एंट्री, तो आप एक बार उसे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ सबसे अच्छी प्रैक्टिस तब होगी जब आप अपने PC पर हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी करें। याद नहीं कि मोबाइल पे, मान लीजिए आप मोबाइल पे ऑन कर लीजिए अब मेरी वीडियो, और लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे बैठ जाइए कंप्यूटर पे, और मोबाइल पे वीडियो देखते रहिए, पॉज कर करके चलाते रहिए, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। और वीडियो जिन्होंने टैली की मतलब वो फरमाइश की थी, और कुछ नाम है, मैं उनके नाम में लेने के लिए बोला था लास्ट में, मैं सबके नाम ले लेता हूँ, नहीं तो वो कहेंगे कि सर आप लोग मेरा नाम नहीं लेते हैं जब भी मैं फरमाइश करता हूँ। देखिए जो इंडिया से हमारे वहाँ पे मतलब जितने भी यूजर्स हैं देखने वाले, और जिनके नाम मुझे मिल गए मैं उनके नाम ले रहा हूँ, और शायद बहुत सारे नाम ऐसे भी होंगे जिनके मैं नाम नहीं पा सका कमेंट और मेल में, क्योंकि इतने सारे कमेंट और मेल आते हैं कि मुझे आपके जो कमेंट है वो डाउन चले जाते हैं, और कुछ ही कमेंट मिल पाते हैं मुझे। तो सारे कमेंट मुझे एक साथ नहीं मिल पाते, जितने कमेंट मुझे दिख जाते हैं उनके में मैं जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ, प्लस क्या कहते हैं जो भी वो फरमाइश करते हैं वो भी पूरी करने की कोशिश करता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। तो इंडिया से स्वाति रावत, रंजन मिश्रा, दीपक सिंह, राजदीप, नमन, राज सिंह, दिनेश पाल, अमित कुमार, संदीप सिंह, जगदीप, अजहर अली, रोहन कुमार, राजेंद्र तिवारी, असलम खान, जावेद खान, समीर खान, सुरभि सिंह। अच्छा, जो पाकिस्तान से हमारे व्यूवर्स हैं या मेरे जो दोस्त हैं, जो भाई बहन हैं, उनके नाम है सुबीर, इजहार, अदनान ये क्या है, कैसर, और सलमान अहमद, अखलक हुसैन, याजदानी अंसारी, आदिल, महक, आयशा, शमशेर अली, जन्नत, साद। और अननाउन में मैंने उनके नाम लिखे हैं जिन्होंने अपने कंट्री के बारे में भी नहीं लिखा है कि सर, जैसे बहुत सारे लिख देते हैं ना कि सर हम पाकिस्तान से हैं, सर हम कोलकाता से हैं, सर हम यहाँ से हैं, आजमगढ़ से हैं, सर हम बनारस से, तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन इन्होंने कुछ लिखा नहीं था, और ना मुझे मेल पे भी इनका कुछ डिटेल मिली, ना कमेंट पे भी जो लोगों ने कमेंट किया था उस पर डिटेल नहीं मिल पाई। तो उनके नाम है रवि सिंह, कार्तिक, महबूब नकवी, अब्दुल रहमान, ताहिर खान, भावना सिंह और भूपेंद्र। तो भैया आप लोगों की मैंने रिक्वायरमेंट या जो फरमाइश कह लीजिए वो मैंने पूरी करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है और आपको या अगला पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी जो फैमिली है वो बहुत दिनों से बढ़ नहीं रही है, वहीं पे अटक सी गई है, और उसका कहीं तक जिम्मेवार मैं भी हूँ। मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, समय की थोड़ी सी, बस यही मान लीजिए समय की कमी है। बाकी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसका कमेंट का रिप्लाई करने की और मेल्स का रिप्लाई करने की और जो भी चीज़ है वीडियो बनाने की सारी कोशिश करता हूँ मैं। और बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।